Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel Josh Legal Knowledge. Today we will cover the topic of time limit for arbitral award section 29A. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आर्बिट्रल अवार्ड देने का टाइम क्या है। एक लिमिटेशन होनी चाहिए हर चीज के लिए। तो आर्बिट्रल अवार्ड देने के लिए टाइमिंग की कितनी नीड है, कितना टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, और कि कोई फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है इस चीज को करने के लिए कि नहीं आर्बिट्रेशन के अंदर। तो टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन 29A डिफाइन करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल shall pass the award within 12 months from the date on which the arbitration tribunal enter upon the reference। इसमें बता रखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास 12 महीने का समय होता है कि उस दौरान वो अपना आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा। However, the tribunal may extend the period by a maximum of 6 months with the consent of the parties to the arbitration agreement। 6 मंथ का रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, 6 मंथ का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है अगर पार्टीज की कंसेंट से। ओनली पार्टीज की कंसेंट होती है कि हाँ हमें इस डिस्प्यूट के अंदर और भी टाइम चाहिए कि थोड़ा इसमें और क्लैरिफिकेशंस लाने के लिए, तो 6 मंथ का टाइम पीरियड और मिल जाता है। तो उन्हें 12 + 6 = 18 मंथ का टोटल टाइम पीरियड मिल जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आर्बिट्रल अवार्ड देने के लिए। एक इसमें हम सबसे मेन मोटिव इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं जैसे कि अगर मान लो आर्बिट्रेशन के अंदर भी कोई लिमिटेशन पावर टाइम नहीं होता तो सेम प्रोसीजर ये कोर्ट के जैसे ही होता। कोर्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइम डिफाइन नहीं है किसी के अंदर कि इस केस को हम 1 महीने में खत्म कर देंगे या 2 महीने तक केस का चलता रहेगा। नहीं, उसमें तो चलता ही रहता है, टाइम टू टाइम मिलता है। कोई केस 10 साल में सॉल्व हो रहे हैं, कुछ 8 साल में सॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए आर्बिट्रेशन का जब हमने ये प्रोसीजर बनाया तो इसके अंदर आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर को बनाने के लिए इसका लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड बहुत ज्यादा नेसेसरी था। बट इफ स्टिल द अवार्ड इज नॉट मेड देन द कोर्ट हैज द प्रीरोगेटिव ऑफ एक्सटेंडिंग द पीरियड बियॉन्ड 18 मंथ। इसमें बता रखा है कि अगर तो भी अवार्ड जो है वो नहीं आया 18 मंथ के अंदर the court will exercise this power on the application given by any of the parties and after being satisfied by the reason mentioned in the application it may grant extension। इसमें यह है कि अगर 18 मंथ तक अभी तक कोई भी अवार्ड नहीं आया है तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो एक्सरसाइज करे या एक्शंस ले अगेंस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के। The provision also state that if the court conclude that there has been a delay in proceeding due to reason attributable to the arbitral tribunal then the court has the discretion to order some reduction of fees of the arbitrator। कोर्ट के पास या आर्बिट्रेशन के अंदर ये प्रोविजंस है कि कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि अगर कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कारण डिले हुआ है तो वो आर्बिट्रेटर की फी को डिडक्ट कर सकती है। दिस प्रोविजन अप्लाई टू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग आइदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इस प्रोविजन को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में अप्लाई किया जाता है चाहे वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन प्रोसीजन हो या इंटरनेशनल प्रोविजन हो। आर्बिट्रेशन विच कमेंस्ड ऑन और आफ्टर 23 अक्टूबर 2015 वेयर इन इंडिया इज द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का प्रोविजन ही फॉलो किया जाएगा। अब हम ये जानेंगे सेक्शन 29B के अंदर जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बारे में बता रखा है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को लाने का मेन मोटिव यही था क्योंकि हमारे आर्बिट्रेशन के अंदर 12 मंथ का टाइम पीरियड दे रखा है, एक्सटेंड टाइम जो है वो 6 मंथ का है। तो कोई ऐसा भी प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हमें और भी जल्दी हमारे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। तो द डिस्प्यूट शैल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन प्लीडिंग विद द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोवाइडेड बाय द पार्टीज and there shall be a sole arbitrator depending on the interest of the parties and relying on his skill and efficiency। सबसे पहले तो जो डिस्प्यूट भी कोई से भी डिसाइड किया जाएगा वो रिटर्न प्लीडिंग के तौर पे होगा। रिटर्न होना चाहिए, ओरल नहीं होगा। और पार्टीज के पास ये पावर होती है या ये राइट्स होते हैं उसके पास कि वो सोल आर्बिट्रेटर से चूज अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाए या पैनल आर्बिट्रेटर से करवाए। देयर शैल बी नो ओरल हियरिंग। इसमें कोई ओरल हियरिंग नहीं होती। द ट्रिब्यूनल कैन आस्क द पार्टीज फॉर एनी इन्फॉर्मेशन और एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन टू द प्रोवाइडेड टू हेल्प इन द मैटर ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज।
ट्रिब्यूनल जो है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो पार्टी से बोले कि और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें ताकि इस डिस्प्यूट के अंदर जल्दी से जल्दी हमें क्लैरिफिकेशन मिले और ताकि वो जल्दी से जल्दी इस केस को रिजॉल्व कर सके। देयर इज अ प्रोविजन फॉर एन oral hearing if the parties request the tribunal or if the tribunal consider it necessary to resolve the issue। इसमें प्रोविजंस है ओरल हियरिंग की, बट अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती है ट्रिब्यूनल को और ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि हाँ ओरल हियरिंग से हो जाएगा और ओरल हियरिंग इसमें नेसेसरी है तो वो ओरल हियरिंग में सुन सकती है। बट यहाँ पर पार्टीज की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है कि पार्टीज रिक्वेस्ट करेगी, ट्रिब्यूनल ये बात खुद नहीं करेगी कि आप ओरल हियरिंग से करें। विद द यूज ऑफ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज द ट्रिब्यूनल शैल रिजॉल्व सच इश्यूज एंड डू व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड फॉर अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस। ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर होती है, वो चाहे किसी भी तरीके से, चाहे टेक्निकल की हेल्प ले या कुछ भी, उसे जल्दी स्पीडी डिस्पोजल इस केस को करना होता है, जल्दी से जल्दी अवार्ड देना होता है, आर्बिट्रल अवार्ड। द अवार्ड शैल बी गिवन विद इन अ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रिब्यूनल स्टार्ट टेकिंग नोटिस ऑफ द केस एंड इफ सच अवार्ड इज नॉट पास विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब देन द प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 29A इज फॉलोड। हमने जो पहले सेक्शन 29A में पढ़ा था टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, उसमें हमने पढ़ा था कि उसके पास 12 महीने का समय होता है कि वो अपना आर्बिट्रल अवार्ड दे। इसके अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास 6 month का टाइम पीरियड होता है कि उस मंथ के अंदर अंदर उसे आर्बिट्रल अवार्ड दे देना है। अगर मैंडेटरी, कभी कभी ये होता है कि टाइम की और रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेक्शन 29A के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन टाइम कितना था उसमें 6 month, तो 6 month का इसमें भी लेके चल सकता है। If the award could not be given in the prescribed time period for the fast track arbitration which is 6 months, an extension period of 6 months is provided. This extension period is provided under section 29A of the act as ordinary provided for normal arbitral proceeding. The authority of the arbitrator shall terminate if before the lapsing of 6 month time period the court shall extend the period. इसमें बता रखा है कि 6 महीने का, जैसे कि 6 month का प्रोसीजर हमारा जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर उसके लिए टाइम पीरियड था, बट 6 month का और टाइम पीरियड सेक्शन 29A के अकॉर्डिंग दे रखा, एक्सटेंड करके दे रखा था, मतलब 12 month के अंदर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर हो जाना चाहिए। अगर तो भी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर इसके ओर लगता है कि 12 महीने के अंदर अंदर उनका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया और उन्हें और टाइम पीरियड चाहिए, तो वो कोर्ट से अपील कर सकती है कि और टाइम पीरियड की रिक्वायर्ड है। बट अगर लगता है कि कोर्ट को ये लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कारण इस केस के अंदर मतलब या इस डिस्प्यूट में डिले हुआ है तो वो टर्मिनेट भी कर सकती है उन्हें। इफ द प्रोसीडिंग हैव बीन डिलेड ड्यू टू द एरर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड देयर बाय एन एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड द कोर्ट कैन ऑर्डर बाय द रिडक्शन ऑफ फीस टू बी गिवन टू द आर्बिट्रेटर। सेम वही प्रोसीजर है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि प्रोसीडिंग जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कारण डिले हुई है या उसके कारण कोई एरर आया है तो वो डिडक्ट कर सकती है फीस आर्बिट्रेटर की। While extending the period, the court can substitute the arbitrator and in such a thing happen, the proceeding shall continue from the stage it has already reached. इसमें बता रखा है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि आर्बिट्रेटर को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, जो आर्बिट्रेटर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो जब सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर जो होगा, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक की जगह पर दूसरे को अपॉइंट कर देना। तो जब सेकंड आर्बिट्रेटर जब आएगा तो वो आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग होगी वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से फर्स्ट आर्बिट्रेटर ने मतलब छोड़ के जो जा रहा है, वो स्टार्टिंग से नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से वो करेगा बेफालतू में और टाइम वेस्ट होगा। इससे पार्टीज पे नुकसान नहीं होना चाहिए, पार्टीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द आर्बिट्रेटर शैल बी डीम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द एविडेंस। और उस सेकंड जो आर्बिट्रेटर जो सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर है उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट इस तौर पे किया जाएगा कि उसके पास नॉलेज होनी चाहिए एविडेंस की एंड मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंटेड, और उसके पास सारे एविडेंस वही। ऑब्वियसली जब फर्स्ट चला जाएगा, जब सेकंड आएगा तो सेकंड वाले आर्बिट्रेटर को पूरे एविडेंस दिए जाएंगे और जो भी प्रेजेंट अभी तक किया गया है सब कुछ उसके नॉलेज में वो चीज होगी। द फीस टू बी पेड टू द आर्बिट्रेटर शैल बी फिक्स्ड बिटवीन द पार्टीज एंड द आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर की फीस होती है वो फिक्स कौन करता है? आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर और पार्टीज के बीच में डिस्कशन हो जाता है कि उन्हें कितनी फीस वो लेंगे कितनी नहीं लेंगे। व्हेन टू अप्लाई फॉर
फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन कब अप्लाई कर सकते हैं? बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बाय द पार्टीज, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पहले भी, जैसे कि दो पार्टीज है वो पहले भी ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जाने से पहले भी अपॉइंट कर सकती है कि हम फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से ही करवाएंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर में आने के लिए आर्बिट्रेशन क्लोज या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज के बीच में। तो उस टाइम वो भी लिखवा सकते कि जो हमारा डिस्प्यूट होगा उसे हम फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से ही करवाएंगे। और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बाय द पार्टीज, अगर वो और आफ्टर द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को डिसाइड कर लिया कि हमें जाना है आर्बिट्रेशन में, उस टाइम भी वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर चूज कर सकते हैं। This has to be submitted in writing by the parties that they want to be governed by the fast track procedure under subsection 3. They shall also agree for the sole arbitrator to be chosen by them for the tribunal. इसमें यह है कि फास्ट ट्रैक जो प्रोसीजर होता है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, सारे प्रोसीजर रिटर्न फॉर्म में ही होंगे। और सोल आर्बिट्रेटर चूज कौन करेगा? ऑब्वियसली पार्टीज के पास इतना राइट होता है कि वो अपना आर्बिट्रेटर चूज करे, वो सोल्व करे या पैनल करे। उसके बाद सेक्शन 30 के अंदर बताता है सेटलमेंट। सेटलमेंट का टॉपिक हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हमने टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड पढ़े थे। सेटलमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस द पार्टीज में चूज टू सेटल द मैटर इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एजुकेट by the arbitrator. In such a situation, the arbitrator could assist the parties arriving at the settlement. If a settlement is arrived at and the arbitrator has no objection with it, the term of the settlement could be made part of the award. This is referred to a settlement award, जो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 में ये बता रखा है कि ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस के टाइम भी अगर पार्टीज को ये लगता है कि हमें सेटलमेंट कर लेना चाहिए तो वो सेटलमेंट कर सकते हैं और आर्बिट्रेटर उनकी पूरी हेल्प करेगा, उनको असिस्ट करेगा, उनके सेटलमेंट को सही तरीके से गाइड करेगा। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो आर्बिट्रेटर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं लगा सकता उस सेटलमेंट के ऊपर, और जो सेटलमेंट हुआ है उसी को हम फाइनल अवार्ड मान लिया जाता है, उस अवार्ड उसे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 31 जिसमें बता रखा है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर कैसे क्या फॉर्म होना चाहिए वो पढ़ेंगे और कंटेंट क्या लिखा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 31, आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी इन राइटिंग एंड साइन बाय ऑल द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट। आर्बिट्रल अवार्ड को मतलब जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसमें फॉर्म या कंटेंट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो वो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, साइन होना चाहिए सभी ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट के मेंबर को। सभी ट्रिब्यूनल मेंबर जो है उसको साइन करेंगे। द रीजन अप्लाइड बिहाइंड द अवार्ड मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली, और जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाएगा वो जो स्टेटमेंट होगी वो क्लियर लिखा होगा और विद रीजन लिखा होना चाहिए। However, if the parties have agreed for settlement that no reason behind an award on agreed terms need to showcased. अगर सेटलमेंट के द्वारा कोई भी दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है जो हमने सेक्शन 30 में पढ़ा तो उसको भी एक आर्बिट्रल अवार्ड माना जाएगा। Behind an award on agreed term need to a showcased. The date of declaration of an award and the place where it is made shall be mentioned. इसमें जहां पर फाइनल अवार्ड दिया गया है वो डेट मेंशन होनी चाहिए, कहां पर दिया गया है वो सब चीज मेंशन होना चाहिए। प्लेस ऑफ द अवार्ड इज ऑल्सो अवार्ड शैल बी इशू टू ईच पार्टी। प्लेस का डिफाइंड होना मैंडेटरी है कि कहां पर दिया है कहां पर नहीं। ट्रिब्यूनल कैन पास एन इंटरिम अवार्ड। ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो इंटरिम अवार्ड को भी पास कर सकता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिज्यूम फॉर को जो सेक्शन 31A है, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड क्या है जो सेक्शन 33 है, इसको डिफाइन करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको और किस टॉपिक्स से, लॉ के किस टॉपिक्स पर आपको नोट्स चाहिए या आप चाहते मैं उस पर वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।